हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि आपका जो मोबाइल नोटिफिकेशन है और आपकी पढ़ाई ये कभी भी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या काम करेंगे, मोबाइल नोटिफिकेशन को साइलेंट करेंगे और अपने दिमाग को एक्टिव करेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर हमको जो भी स्टडी करना है उस स्टडी को हमको आज से ही करना है। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर कल से सीरियसली स्टडी करेंगे, तो एक बात जान लो बेटा कि यहाँ पर जो कल है वो एक इमेजिनरी कंट्री है। यहाँ पर आज तक कोई नहीं गया है, तो आप भी नहीं पहुँच पाओगे। तो बिना किसी देर किए कि बहुत ज़्यादा वेटेजफुल चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपको ये चैप्टर देकर जाएगा, जहाँ पर आप नियर अबाउट 20 से 24 मार्क कवर करने वाले हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं है। एनसीईआरटी ने अपना एटीट्यूड बता रखा है और उसी एटीट्यूड को तो हमें तोड़ना है और उस एटीट्यूड को तोड़कर वहाँ से कंसेप्ट को निकालना है, ताकि जब आप लोग एग्जाम देने के लिए जाए तो क्वेश्चन भी आपसे डरने लगे। और दूसरी बात, बायोलॉजी को इतना डिटेल में पढ़ेंगे, इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि भैया सेल भी हमसे कहेगा कि किसी ने पहली बार इतनी इज्जत दी है। तो हम लोगों को यहाँ पर सारे पॉइंट्स को नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लेक्चर के हैं मैंने सारे बोर्ड पे लिख दिया हूँ, ताकि हमारा वीडियो शॉर्ट हो जाए और अपना टाइम बच जाए। और कोई भी यहाँ पर स्टूडेंट जो आया है उसे स्टडी करना अनिवार्य है, लाजमी है, ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। जब अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है तो बायोलॉजी के बारे में जानना जरूरी है कि बायोलॉजी होता क्या है। जो लोग अभी नए 11th के अंदर एंटर हुए हैं उन लोगों के लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी टर्म से। जो डेफिनेशन हमको बायोलॉजी का एनसीईआरटी ने दिया है, यहाँ पर देखिए, बायोलॉजी को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो यहाँ से दो टर्म निकल कर आती है। एक टर्म है बायो और दूसरी है लॉजी। बायो का मीनिंग होता है लाइफ और लॉजी का मीनिंग जो कि लोगस से आया है, इट इज मीन्स स्टडी। अल्टीमेट मीनिंग हुआ है द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग प्रोसेसेस। हमको बायोलॉजी का जो डेफिनेशन है द लिविंग वर्ड चैप्टर में पहले ही पेज पे दिया है। अगरचे आप लोग किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे फिर वो छोटे से छोटे बैक्टीरिया हो, चाहे वो बड़ा सा बड़ा एनिमल हो, चाहे वो बड़े से बड़ा प्लांट हो। और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले जो लिविंग प्रोसेसेस है उसकी भी स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं। लिविंग प्रोसेसेस क्या होते हैं? हमारे बॉडी के अंदर आपको पता है रिप्रोडक्शन सिस्टम चलते हैं, लोकोमोटरी सिस्टम है, हमारे पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं। अगर आप इन सारे सिस्टम की भी स्टडी कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो। जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं तो हम उसके अंदर होने वाले लिविंग प्रोसेसेस को भी पढ़ते हैं। अगर आपकी ह्यूमन बॉडी की स्टडी कर रहे हो, अगर आप ह्यूमन बॉडी की स्टडी कर रहे हो तो हमारे बॉडी में जितने भी लिविंग प्रोसेसेस चल रहे हैं, जितने भी सिस्टम चल रहे हैं, लाइक एस रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हमारे बॉडी में काम कर रहे हैं। तो हम ह्यूमन बॉडी की स्टडी करेंगे तो हमें इन सारे के सारे सिस्टम की भी स्टडी करना पड़ेगी, है ना। हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम काम कर रहे हैं हमें उन सारे के सारे सिस्टम के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। जितने भी काम हमारे सिस्टम हमारे बॉडी में चल रहे हैं उन सारे सिस्टम की भी स्टडी हमको करना है। तो इन सारे सिस्टम की स्टडी जब आप लोग करोगे तो ऑब्वियसली हमको उन ऑर्गन के बारे में भी पढ़ना है जो ऑर्गन इन सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि हमारे पास जितने भी सिस्टम है वो किसी एक ऑर्गन का काम नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऑर्गन ने मिलकर एक दूसरे से कोलैबोरेट करके एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करके सिस्टम को बनाया है। अगरचे आप सिंपल सा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा शुरू होता है माउथ से, जहां पर हमारे पास में टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, एसोफेगस होता है, लिवर है, पैंक्रियाज है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन मिलकर हमारे पास में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं।
तो इन सिस्टम की स्टडी करने के लिए अगर आप ऑर्गन की स्टडी कर रहे हो तो ऑब्वियसली जब आप लोग इन सिस्टम के बारे में स्टडी करोगे तो आपको उन ऑर्गन के बारे में भी पढ़ना है जो ऑर्गन इस सिस्टम में इन्वॉल्व है। और जब मैं इन ऑर्गन की स्टडी करता हूं तो मुझे उन टिश्यू की भी स्टडी करनी पड़ेगी, उन टिश्यू की भी स्टडी करनी पड़ेगी जिनसे मिलकर ये ऑर्गन बने हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो ऑर्गन बने हैं वो टिश्यू के, बहुत सारे टिश्यूज के मिलने से बने हैं। टिश्यूज क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ सेल है, ये ग्रुप ऑफ सेल है। हमारे पास बहुत सारे सेल के ग्रुप ने मिलकर टिश्यूज बनाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज है। तो ये जो टिश्यूज है हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल का ग्रुप है। आज जब आप टिश्यू की स्टडी करोगे तो ऑब्वियसली आप बेसिकली कहां पर लैंड कर रहे हो? आप लैंड कर रहे हो सेल पर। मतलब ये समझ में आया मुझे कि यहां पर जो मेरे पास ह्यूमन बॉडी का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है। यानी हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, हमारी बॉडी सेल से बनी है। वो ये आखिरी यूनिट है जिसके रिपीट होने से, बार बार रिपीट होने से हमारे पास में एक स्ट्रक्चर बना है, एक बॉडी बनी है। एक सेल था, एक से दो हुए, दो से चार हुए, चार से छह हुए, छह से आठ हुए, आठ से, इस तरीके से हमारे पास ये सेल का ऐसे ग्रुप बनता गया। मतलब एक ही सेल ने बार बार रिपीट होकर, एक यूनिट ने बार बार रिपीट होकर हमारे पास पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बना दिया है। तो हमको यहाँ पर जो सेल का डेफिनेशन एनसीईआरटी ने दिया है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला है इसको? क्योंकि ये हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इट हैज प्रोवाइड स्ट्रक्चर, है ना। अभी आपको जो हमारा ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर किस वजह से है? एक्चुअल में ये सेल की वजह से है। अगरचे आप जब घर बनाते हो, जो ब्रिक यूज किए जाते हैं, जो ईंटें यूज की जाती है, वो एक सिंगल ईंट के बार बार रिपीट होने से ही तो पूरी दीवार बनी है। एक ईंट आपने रखी, दो ईंट रखी, तीन ईंट रखी, मतलब बार बार आपने इसे रिपीट किया है। इसी तरह हमारे पास भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए सेल होता है। फंक्शनल यूनिट क्यों बोला है? क्योंकि बेटा हमको पता है सेल के अंदर कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, है ना। मेटाबॉलिक रिएक्शन यहाँ पर हमारे बॉडी में चलते हैं। तो मतलब सेल कुछ ना कुछ काम कर रहा है, हर सेल अपना काम, अपना फंक्शन कर रहा है। हमारे बॉडी में सेल से छोटा कुछ भी नहीं होता। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग होने के लिए कम से कम उसके बॉडी में एक सेल चाहिए, चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो। अगर आप बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया में एक ही सिंगल सेल है, सिंगल सेल है, लेकिन वो लिविंग है क्योंकि सेल अपने पूरे फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। सेल के अंदर लिविंग प्रोसेसेस हो रहे हैं, सेल के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेल में रेस्पिरेशन हो रहा है, सेल में डाइजेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, ऐसे बहुत सारे काम सेल परफॉर्म कर रहा है। मतलब ये है कि सेल को लिविंग होने के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग होने के लिए, किसी एंटाइटी को लिविंग होने के लिए जरूरी है कि उसके बॉडी में कम से कम एटलीस्ट एक सेल हमको चाहिए, और इससे छोटा कुछ भी नहीं चलेगा। अगर सेल से छोटी कोई चीज है तो वो लिविंग नहीं हो सकती है। एनसीईआरटी ने हमको जगह मेंशन भी किया है कि सेल से छोटी कोई चीज है तो वो लिविंग नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल हमारे पास में वायरस है, वायरस सेल से छोटा होता है, वायरस सेल से छोटा है, इसीलिए वो लिविंग नहीं है, क्योंकि उसके पास ना ही कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन करने के लिए कोई मशीनरी है और ना ही उसके पास में प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है, और वो कोई भी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो फिर सेल का, तो वायरस काम कैसे करता है? ये दूसरे के सेल पे कब्जा करके दूसरे के बॉडी में, लिविंग बॉडी में एंटर करके अपना काम करता है। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी जस्ट हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं, डेफिनेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फंक्शनल क्यों बोला है, समझ में आया। यूनिट की बात चल रही है तो मैंने भी बताया कि यहाँ पर जो एक सेल है वो एक सिंगल यूनिट है। सिंगल यूनिट के मिलने से ही हमारे पास में पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बना है, क्योंकि सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर हमारे पास में एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, और इन्हीं ऑर्गन सिस्टम से तो ऑर्गेनिज्म बना है ना, ऑर्गेनिज्म बना है। तो यहां पर डेफिनेशन हमारे पास क्लियर हुई। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला है? स्ट्रक्चर क्यों बोला है? क्योंकि सेल को एक जो है तो हमको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। फंक्शनल क्यों बोला है? क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। और यूनिट क्यों बोला है? क्योंकि ये सेल एक सिंगल यूनिट है और इसी के रिपीट होने से पूरी बॉडी बनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे इसी को बायोलॉजी की डेफिनेशन के अंदर इट इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी बोला गया है एनसीईआरटी में।
लाइफ ऑन अर्थ का मतलब है इवोल्यूशन की बात हो रही है। हम सब जानते हैं कि हमारे पास जब लाइफ स्टार्ट हुई तो हम पहले बहुत सारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सेल थे, एक सिंपल सेल, जिनके पास ना ही न्यूक्लियस था और ना ही कुछ ज्यादा मटेरियल प्रेजेंट था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और इवोल्यूशन होकर हम धीरे 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 मल्टी सेलुलर होते गए और हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गए हैं। उसी को हमने क्या बोला है, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ये हम इवोल्यूशन में पढ़ने वाले हैं। हमारे पास बायोलॉजी की दो मेन ब्रांचेस होती है। पहली ब्रांच है बॉटनी और दूसरी है जूलॉजी। बॉटनी की अगर बात करेंगे हम तो हम बोल सकते हैं कि बॉटनी इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यहाँ पर हम प्लांट की स्टडी करने वाले हैं। और जूलॉजी के पार्ट के अंदर हम लोग एनिमल की स्टडी करते हैं। यहाँ पर दो टर्म और आ रही है आपके पास में, एक है सेल बायोलॉजी और दूसरा है साइटोलॉजी। देखिए, जब हम सेल बायोलॉजी की बात करते हैं तो सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल का स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शंस और सेल के डिवीजन की बात करते हैं। मतलब हम डिटेल स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी में सेल की। यहाँ पर देखिए कि स्ट्रक्चर फंक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पर हमारे पास, हमको पता है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये अपना फंक्शन कर रहा है। क्या करता है, एटीपी प्रोवाइड करता है, हमको एनर्जी देता है। हम लोग जितना भी काम करते हैं, जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जितने भी काम हम करते हैं, उन सारे कामों को करने के लिए हमारे पास हमको एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमको कौन प्रोवाइड करता है, कौन बनाकर देता है, वो एनर्जी हमको माइटोकॉन्ड्रिया बनाकर देता है। इसी तरह सेल के अंदर राइबोसोम होते हैं। ये राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हम इसको बोलते हैं। ये प्रोटीन फैक्ट्री है, ये प्रोटीन बनाकर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सेल अंदर अपने अंदर काम करता है। क्लोरोप्लास्ट है, खाना बना रहा है, फंक्शन कर रहा है। और साथ में हम क्या करते हैं, सेल का डिवीजन भी करते हैं, क्योंकि जब भी किसी भी प्लांट या एनिमल की ग्रोथ होती है तो सेल डिवीजन होता है, सेल रिपेयर्स होते हैं, सेल नए सेल बनते हैं, डिवीजन होते रहते हैं। तो सेल बायोलॉजी में हम सेल का डिटेल और अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जिसमें हम उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन और डिवीजन की बात करते हैं। यहाँ पर साइटोलॉजी भी है, साइटोलॉजी में सिर्फ हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं। इसलिए आप जो बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, जो बायोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं, वो कौन सा बायोलॉजी होगा, वो होगा सेल बायोलॉजी। मतलब हम लोग यहाँ पर सेल बायोलॉजी की डिटेल स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि हमको सेल के बारे में सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल की डिस्कवरी के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है, जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया है, जिन्होंने हमको सेल के बारे में जानकारी दी है, इंफॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पर इस कंट्रीब्यूशन में जो सबसे पहला नाम आता है वो होता है रॉबर्ट हुक का नाम। रॉबर्ट हुक का नाम, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि उन्होंने ओक प्लांट की छाल ली है और उस छाल को थिन लेयर्स में कट किया है। और छाल को थिन लेयर में कट करने के बाद खुद के ही बनाए हुए सिंपल माइक्रोस्कोप में उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया यहाँ पर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जिस तरह शहद के छत्ते में मक्खियां ऐसे घर बनाती है, जो हनीकॉम्ब लाइक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो अंदर के कंपार्टमेंट है ये एम्प्टी कंपार्टमेंट है, एम्प्टी है, इसमें कोई भी लिविंग मटेरियल अवेलेबल नहीं है, कोई भी लिविंग मटेरियल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। मतलब उन्होंने जो ऑब्जर्व किया यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने, उन्होंने ऑब्जर्व किया है सेल वॉल को। उन्हें जो दिखाई दिया था वो डेड सेल वॉल थे। ये एम्प्टी कंपार्टमेंट को उन्होंने एक टर्म दिया है सेल्यूला। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सेल्यूलर टर्म गिवन बाय रॉबर्ट हुक। इस एम्प्टी कंपार्टमेंट को उन्होंने एक टर्म दी है सेल्यूला, और जो उन्होंने ऑब्जर्व किया एक्चुअल में वो डेड सेल वॉल थी। इसीलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक साहब ने जो सबसे पहले सेल देखा वो डेड सेल था। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कौन सा सेल ऑब्जर्व किया, डेड सेल ऑब्जर्व किया। अगर आपको नीट के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि डेड सेल किसने ऑब्जर्व किया, तो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया है। या फिर सिंपली वो पूछे कि सेल को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, तो भी आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। उसके बाद में यहाँ पर दूसरे साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। यहाँ पर एक बार ईयर भी देख लीजिए आप कि डिस्कवरी ऑफ सेल, यहाँ पर सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वो 1665 की बात है। और इन्होंने इसकी जो डिटेल में डिस्कशन किया है उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नाम की बुक के अंदर उन्होंने इस बात को डिस्कस किया है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन साहब आते हैं, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया कि भैया जो सेल होता है, सेल के पास में उसका ब्रेन होता है। जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर हमारा मेन ऑर्गन जो है वो ब्रेन है, जो हमारे पूरे कोऑर्डिनेशन को बैलेंस कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर जो रॉबर्ट ब्राउन है, उन्होंने डिस्कवर किया है न्यूक्लियस को 1831 में।
जिसको हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? ब्रेन ऑफ द सेल। ये सेल का ब्रेन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में डीएनए प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे लाइफ का ब्लूप्रिंट भी हम इसे कहते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला है? ब्रेन ऑफ सेल, दैट इज न्यूक्लियस। उसके बाद आते हैं एंटन वॉन लीवनहुक। ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखा है। कौन सा सेल देखा है? लिविंग सेल। देखो, अगर डेड सेल की बात हो रही है तो रॉबर्ट हुक आएंगे, और एंटन वॉन लीवनहुक की बात होगी तो सीन लिविंग सेल इन 1674। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? लिविंग सेल को देखा था। और वो सेल कैसे थे? मोटाइल थे। मोटाइल थे। क्यों? क्योंकि इनके पास में इन्होंने कुछ एडवांस माइक्रोस्कोप बनाया था अपने पास में, लेंसेज का यूज किया, 50s ऑब्जेक्टिव का यूज किया, और अपनी खुद की बनाई माइक्रोस्कोप से इन्होंने कुछ वाटर यानी कि कुछ कीचड़ वगैरह लिया, उसके अंदर सेल को ऑब्जर्व किया। खुद के स्पर्म सेल लिए, स्पर्म लिए, उसको ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ मोटाइल सेल भी है और कुछ यहाँ पर उनको प्रोटोजोन मिले हैं। देखो, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और यहाँ पर जोआ यानी कि जूलॉजी से आया है, जू से आया है, मतलब प्रिमिटिव टाइप के एनिमल, जो कि हमारे और तुम्हारे रिलेटिव्स है, प्रोटोजोन। और साथ में उन्होंने स्पर्म सेल को भी ऑब्जर्व किया और बहुत सारे बैक्टीरिया को भी उन्होंने देखा जो कि मोटाइल भी थे। तो यहाँ पर एंटन वॉन लीवनहुक ने सबसे पहले जो देखा है वो लिविंग सेल है 1674 में। इस तरीके से ये हमारा पूरा एक बेसिक पार्ट था। एक बार हम इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ पर जो बायोलॉजी का डेफिनेशन में देखा है, स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग प्रोसेसेस, कि किसी भी लाइफ की स्टडी करना और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होने वाले जो लिविंग प्रोसेसेस है उसकी स्टडी करना है ना। लिविंग प्रोसेसेस जैसे डिवीजन है, रिप्रोडक्शन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, इन सारी चीजों की स्टडी भी हम बायोलॉजी में करते हैं। या फिर इट इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। यहाँ पर इवोल्यूशन की बात हो रही है, जिस तरीके से अर्थ पर जो लाइफ आई है पहले सिंपल फॉर्म में, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सेल की फॉर्म में आई है, धीरे धीरे मल्टी सेलुलर बनी है और उसके बाद में एकदम कॉम्प्लेक्स हो गई है। ठीक है, हमारे पास बायोलॉजी के दो मेन ब्रांचेस हम पढ़ने वाले हैं, बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी। बॉटनी में हम प्लांट की बात करते हैं, जूलॉजी में एनिमल की बात करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर डिटेल पढ़ने वाले हैं सेल का, जिसे हम सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन और डिवीजन की यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन अलग अलग ऑर्गेनेली अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास में पावर ऑफ द सेल है, और यहाँ पर जो राइबोसोम है वो प्रोटीन फैक्ट्री है। ऐसे बहुत सारे सेल के अंदर ऑर्गेनेली है जो काम कर रहे हैं। साइटोलॉजी के अंदर हम सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं, तो बायोलॉजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेल बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमने डेफिनेशन को भी डिस्कस किया है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा? क्योंकि हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। फंक्शनल इसलिए बोला है क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी हो रहे हैं। और यूनिट इसलिए बोला है क्योंकि ये सिंगल यूनिट यानी कि सेल नहीं जो है तो हमारे पास में बार बार रिपीट होकर हमारे पास में एक स्ट्रक्चर बना दिया है। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखा है सेल बायोलॉजी के अंदर। सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब, जिन्होंने डेड सेल को ऑब्जर्व किया। इन्होंने यहाँ पर देखा कि ये जो कंपार्टमेंट है एम्पेटिक कंपार्टमेंट है, इसी एम्पेटिक कंपार्टमेंट को इन्होंने सेलुला कहा है। मतलब जो इन्होंने ऑब्जर्व किया था वो डेड सेल वॉल थी, इसीलिए यहाँ पर हमने कहा है कि रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले डेड सेल को ऑब्जर्व किया है 1665 में। इसकी डिटेल डिस्कशन कौन सी बुक में की है? माइक्रोग्राफी में की है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन का हमने देखा, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। एंटन वॉन लीवनहुक है, जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा है 1664 में। इन्होंने जो है तो मोटाइल सेल देखे हैं, प्रोटॉन सेल देखे हैं, और साथ साथ में इन्होंने स्पर्म सेल और बहुत सारे बैक्टीरिया को भी इन्होंने देखा है। और इन्होंने जो टर्म दी थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने इन सबको टर्म दी थी एनिमलक्यूल्स। इसमें देखो वर्ड आया है एनिमल, यानी कि मूवमेंट करने वाले भी थे, मूव करने वाले एनिमल जिस तरीके से मूव करते हैं, एनिमलक्यूल्स इन्होंने इसको टर्म दिया है। तो दो चीजें यहाँ पर समझ में आई कि एनिमलक्यूल्स एंटन वॉन लीवनहुक ने दी है टर्म, और सेलुलर टर्म जो तो हमको रॉबर्ट हुक साहब ने दी है। इसके बाद जो आगे के टॉपिक्स है या जो आगे की डिटेल स्ट्रक्चर है हम सेकंड लेक्चर में देखने वाले हैं, इसीलिए आप मेरे चैनल के साथ में बने रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई कंसेप्ट आपको पूछना हो, या फिर आपका मन है कि मैं किसी एक टॉपिक पर बहुत इजी वे में लेक्चर बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको उस पर भी लेक्चर बना के प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट इसमें हम आएंगे मेन टॉपिक पर और इसी तरीके से लेक्चर को कवर करेंगे। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।